आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच में जो राइवलरी दिखाई जाती है वो डॉक्टर की है या बिजनेस मॉडल की है सर? देखिए, राइवलरी मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, ये सिर्फ समझ का फर्क है। ठीक है, एलोपैथी जब बना था, एलोपैथी इज मेंट फॉर इमरजेंसी। कोई एक्यूट कंडीशन हो गई है, आपको एकदम से बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाए 104 105 तक, तो आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है ताकि इमीडिएटली फीवर कम हो सके और आपको ब्रेन को डैमेज ना हो। यस सर। राइट। दूसरा, कहीं आपको चोट लग गया है, आपको कट लग गया है, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन ना फैले, सेप्सिस ना हो बेसिकली आपको, है ना, तो उसके लिए आपको एक सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो आयुर्वेद, तो एलोपैथी हमेशा से इमरजेंसी के लिए था। यस सर। और आयुर्वेद था क्रॉनिक डिजीज को हैंडल करने के लिए, जो कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको जो बीमारियां आई हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद प्रिवेंशन पे काम करता है। आयुर्वेद को लोग समझते हैं कि वो मतलब मेडिसिन है, मतलब जड़ी बूटियां हैं। सेम सारी अलग पैथियों में भी आप देखेंगे तो लोगों को ना बहुत एक इंस्टेंट क्विक फिक्स चाहिए, धारणा बनी हुई है। हाँ, इंस्टेंट क्विक फिक्स चाहिए उसको। कोई प्रॉब्लम हुई है तो एक गोली अंदर डालिए और वो ठीक हो जाए। बट एक्चुअली में आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ, वो एक जीने का तरीका है। लोग उसको समझते ही नहीं है एक्चुअली। तो लोग गलती यही करते हैं, लोग क्विक फिक्स के चक्कर में दवाइयों पे ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में वो कम विश्वास करते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं सुबह उठ के 6 गोली खानी है, वो खा लेंगे, बट मैं बोलूं सुबह 5 बजे उठ के आपको प्राणायाम करना है, आपको योग करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, वो नहीं करेंगे। ये ना हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आपने बहुत सारे मिथ सुने होंगे आयुर्वेद को लेकर, और हम जानना वाले हैं आज की आयुर्वेद को लेकर जो इतने सारे मिथ हैं, क्या वो सच हैं या गलत हैं, हजारों पेशेंट्स को देखने वाले डॉक्टर रविंदर कौशिक जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अब आप बताइए सच कि इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक क्या है जो 90% लोग रोज कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक जो है वो आयुर्वेद का एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है। हाँ जी। तो आयुर्वेद को लोग समझते हैं कि वो मतलब मेडिसिन है, मतलब जड़ी बूटियां हैं। सेम सारी अलग पैथियों में भी आप देखेंगे तो लोगों को ना बहुत एक इंस्टेंट क्विक फिक्स चाहिए, धारणा बनी हुई है। हाँ, इंस्टेंट क्विक फिक्स चाहिए उसको। कोई प्रॉब्लम हुई है तो एक गोली अंदर डालिए और वो ठीक हो जाए। हाँ। बट एक्चुअली में आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद बोलता है आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ, वो एक जीने का तरीका है। लोग उसको समझते ही नहीं है एक्चुअली। जिसमें आपकी दिनचर्या हो गई, आप कब उठते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, और कब खाते हैं और किस सीजन में क्या खाते हैं, इसको ऋतुचर्या बोलते हैं। दिनचर्या हो गई, ऋतुचर्या हो गई, उसके बाद आप सोचते भी कैसे हैं, क्योंकि हमारा थॉट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के अंदर। एक बीमारी को थॉट बढ़ा भी सकता है और वही थॉट उस बीमारी को कम भी कर सकता है बेसिकली, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सोच कैसे रहे हो एक्चुअली। तो लोग गलती यही करते हैं, लोग क्विक फिक्स के चक्कर में दवाइयों पे ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में वो कम विश्वास करते हैं। अगर मैं किसी को बोलूं सुबह उठ के 6 गोली खानी है, वो खा लेंगे, बट मैं बोलूं सुबह 5 बजे उठ के आपको प्राणायाम करना है, आपको योग करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, वो नहीं करेंगे। ये ना हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यही गलती सारे लोग करते हैं। इसी वजह से क्रॉनिक इश्यूज जो है आजकल बढ़ते हुए जा रहे हैं। आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्ट आ चुका है एक्चुअली में। उनको जाना है तो गाड़ी में जाना है, तो अब चलना फिरना सब बंद हो गया। पहले जमाने में अगर आप देखेंगे लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते थे, खेतों में काम करते थे, तो फिजिकल वर्क वैसे ही बहुत ज्यादा होता था बेसिकली, राइट। तो इसलिए लाइफ स्पैन आप देखेंगे तो मेरी जो नानी जी हैं वो 107 ईयर्स का होके वो एक्सपायर हुए। मेरे दादाजी अबव 90, मेरे नाना जी अबव 90 बेसिकली। और एक मिथ ये भी है, लोग बोलते हैं कि 25% या 30% तक हमारा मतलब रेट था पहले, मतलब। हाँ जी। तो वो ऐसे रेट था क्योंकि उस टाइम पे हाइजीनिक कंडीशन इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होते थे ना वो एक्सपायर हो जाते थे। तो सबको उन्होंने इन्फेक्शन होके या कुछ करके ना, तो वो सबको मिला के बेसिकली वो बोलते हैं कि जो हमारा डेथ रेट है वो बेसिकली इतना ज्यादा था एक्चुअली में, आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें। बट जो लोग जी जाते थे, हाँ जी, वो बेसिकली लंबा जीते थे एक्चुअली में। आप समझ रहे क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज, परिश्रम और फिजिकल जो एक्टिविटी थी, वो फिर खाना पीना उनका बड़ा अच्छा होता था, अडल्ट्रेशन नहीं थी, टाइम पे खाते थे लोग। 11 बजे खाया एक मील, फिर शाम को 6 बजे खाया एक मील, तो गैप भी रखते थे मील में। आजकल तो पूरे दिन मंचिंग चलती रहती है। यस सर। तो यही इश्यूज हैं जिसकी वजह से सारी बीमारियां जो है वो आ रही है। तो यही मिस्टेक करते हैं। सही बात है सर। अगर अब इसी को कंटिन्यू करें, अगर आपको 3 हैबिट सिर्फ चूज करनी हो जो इंसान की लाइफ 10 साल तक बढ़ा सकती है, तो वो क्या होगी? 3 हैबिट्स, देखिए मैं बोलता हूँ बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। सही बात। ये पूरा सृष्टि जो है 5 तत्वों से बना हुआ है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यस सर।
तो सबसे पहले आकाश और वायु की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है सांस लेना। 70% लोगों को इस दुनिया में सांस लेना ही नहीं आता। सांस ली कैसे जाती है? वो सांस को अंदर भरते हैं, पेट को भी ऊपर, ये चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और पेट को अंदर टक इन कर लेते हैं। डायफ्राम तो पूरा मूव हुआ ही नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होना है वो भी कम हुआ है, राइट। तो इसकी ये मतलब शॉर्ट ब्रेथ बोलते हैं इसको ना, मतलब शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। तो हमें सांस कैसे लेनी चाहिए? छोटा बच्चा लेता है, अब 2 महीने के बच्चे को लेटा दीजिए, देखिए उसका पेट ऐसे फूलेगा, फिर वो नीचे जाएगा। तो सांस हमें हमेशा लेनी चाहिए पूरा एब्डोमेन, पूरा टमी को एक्सपैंड करा के। तो सांस को अंदर भरो और टमी को पूरा की पूरा एक्सपैंड कर लो, और फिर सांस को बाहर निकालो और टमी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो। सो ये नियम से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए दिन में 2 से 3 बार, ताकि बॉडी को हैबिट रहे लंबी गहरी सांस लेने की, अगर आपका ध्यान है या नहीं है तब भी। तो इससे हमने क्या फिक्स किया? 2 चीजें फिक्स कर दी सर, आकाश और वायु। अब आता है, हम अग्नि पे आते हैं। अग्नि मांगती है डिसिप्लिन। तो डेली सेम टाइम पे खाना खाइए। अगर आपने ब्रेकफास्ट आप 8 बजे कर रहे हैं तो डेली 8 बजे कर लीजिए, 15 मिनट का ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लंच का टाइम फिक्स रखिए, डिनर का टाइम फिक्स रखिए, ताकि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, उनका जो सिक्रेशन का टाइम है वो कांस्टेंट हो जाए, फिक्स रहे। बट लोग क्या करते हैं, आज 12 बजे लंच किया है, कल 3 बजे लंच कर रहे हैं, बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं बेसिकली। जब हम ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में बॉडी को डालते हैं, उसकी वजह से बॉडी में अमा बनता है, टॉक्सिन, जो कि रूट कॉज है सारी बीमारियों का। तो अग्नि मांगती है डिसिप्लिन, ठीक है, कि डिसिप्लिन कि कब खाना खाना है और कब नहीं खाना है बेसिकली। लोग आजकल क्या करते हैं, मतलब ऑफिसेज में होते हैं तो शाम को अपनी फैमिली से मिलते हैं तो लंच तो स्किप ही कर देते हैं। वो बोलते हैं डिनर मेन मील होनी चाहिए। बट जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ चढ़ता है, वैसे वैसे हमारी जठर अग्नि जो होती है, अग्नि जो होती है, वो भी हमारी बढ़ती है, राइट। और उसको हम मिस कर देते हैं। 10 से 2 बजे मेन टाइम है अग्नि का, हमने वहां पे खाना ही नहीं खाया। अब अग्नि बढ़ेगी तो वो उसको वो यूटिलाइज तो हुई नहीं, कहीं ना कहीं हिट करेगी। अब वो फिर आपके ऑर्गन्स को वीक करती है, आपके लिवर को वीक करेगी, आपके इंटेस्टाइन्स को वीक करेगी। जैसे एक गैस पे हमने एक वेसल रख दिया और उसमें कुछ नहीं डाला और गैस को जला दिया, तो वो वेसल जो है काला पड़ जाएगा, जल जाएगा। बट हमने उसमें पानी डाला या फूड डाला कुक होने के लिए, तो हीट ट्रांसफर होती है और फूड कुक हो जाता है और वेसल जो है वो वेसल बच जा रहा है। तो हमारी बॉडी भी एक वेसल है। यस सर। तो दूसरी हैबिट तो ये हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबिट है वो है जल, जिसको जो हमारा चौथा तत्व है जल बोलते हैं। पानी पीते ही नहीं है लोग, पूरा दिन 72% बॉडी हमारा पानी ही है, हाइड्रेशन ही नहीं है बॉडी में। तो पानी का महत्व क्या बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। यस ठीक है, जल ही जीवन है, और वो बिल्कुल सच बात है। जल ही, क्योंकि आप साइटोप्लाज्मिक सेल को भी देखेंगे, 72% जो है साइटोप्लाज्म जो है वो इट इज वाटर बेसिकली, है ना। सेल के अंदर भी 72% पानी है। हमारी बॉडी का फ्लशिंग सारा वाटर से होता है। हमारे बॉडी के सारे एंजाइम्स, हमारे फ्लूइड्स जो वो वाटर के अंदर रहते हैं बेसिकली, आप समझ रहे हैं। और हम वो पीते ही नहीं है। अब सेलुलर हाइड्रेशन नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम है बॉडी को, है ना, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। तो वाटर क्या है, कोहेसिव इन नेचर है, वो हमारी पूरी बॉडी को बांध के रखता है। वाटर हमारे लाइफ को सस्टेन कराता है बेसिकली, हमारे सारे ऑर्गन्स को नरिश करता है बेसिकली। तो ये 3 मेन चीजें अगर लोग सुधार ले, सांस ले ले, टाइम पे खाना खा ले और पर्याप्त मात्रा में पानी पी ले, तो पूरी जिंदगी इंसान जो है निरोग रह सकता है, अगर वो ये तीनों काम। बस फिर आपसे मिलना नहीं हो पाएगा। वो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से, मैं चाहता हूँ कि बहुत कम लोग आए मेरे पास बेसिकली। अकेले बंदे होंगे आप जो कहेंगे मेरा काम ना चले। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। आजकल लोग सप्लीमेंट्स पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, सो सच बताइए कितना हेल्दी और कितना मार्केटिंग है सिर्फ? देखिए ऐसा है कि सप्लीमेंट में कुछ तो ऐसे वाइटल सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि इंसान को टाइमली लेने चाहिए। जिसमें एक विटामिन डी आता है, जिसमें एक B12 आता है, ठीक है। क्योंकि हमारी इंडिया में अगर आप देखेंगे वेजिटेरियन लोग बहुत है, तो B12 के सोर्सेज तो बहुत ही कम होते हैं। और आजकल क्या है कि लोग घरों के अंदर रहते हैं तो धूप में निकलना होता नहीं है, तो जिसकी वजह से विटामिन डी भी कम होता जा रहा है। और विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट एक विटामिन है जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। और B12 जो है वो हमारे नर्व्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अच्छा, राइट। तो ये इन दो चीजों को छोड़ के मेरे को लगता है कि बाकी चीजें तो हमें खाने से इजीली मिल जाती है, ज्यादा जरूरत है नहीं बेसिकली। तो इन 2 चीजों को ही मैं थोड़ा सा बोलता हूँ लोगों को कि थोड़ा चेक कराते रहिए अपने आप को। और क्योंकि 3 महीने में चेक करा लीजिए, अगर कम है तो थोड़ा सप्लीमेंट आप ले लीजिए बेसिकली। तो सप्लीमेंट लिया जा सकता है। हाँ, और विटामिन डी की मैं एक बात और बताता हूँ कि विटामिन डी का एक कारण और है कम होने का, कि हमारा जो पानी चेंज हुआ। ओके, पहले हम पीते थे अंडरग्राउंड वाटर या कुएं का पानी पीते थे, ठीक है। उसमें सारे मिनरल्स होते थे। एक मिनरल था मैग्नीशियम, जो पानी में सबसे ज्यादा होता था एक्चुअली में ना, वो जैसे हम आरओ पे शिफ्ट हुए वो कम हो गया। और मैग्नीशियम में कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है, हमारी बॉडी में मोर देन 600 बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो करता है। और
विटामिन डी का सिंथेसिस भी मैग्नीशियम के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। अच्छा। अगर मैग्नीशियम बॉडी में टिश्यूज में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो विटामिन डी सस्टेन करेगा ही नहीं। आपने सप्लीमेंट लिया बड़ा, फिर वो वापस घट जाएगा। राइट, तो मैग्नीशियम रिच फूड, जैसे कुछ फूड्स हैं जैसे पंपकिन है, पेठा, हाँ जी, वो हर जगह दिया जाता है ना। हाँ। तो पंपकिन को खाना चाहिए, पंपकिन के सीड्स जो है आपको खाने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं जो मार्केट में आते हैं। मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी बहुत जरूरी है बेसिकली विटामिन डी के साथ, अगर हमें विटामिन डी को लंबा सस्टेन कराना है। सही बात है सर। आजकल की फीमेल्स में देखा जाता है कि एक दो चीजों की बहुत कमी पाई जाती है, एक हीमोग्लोबिन और एक आयरन की। वो क्या लाइफस्टाइल है या क्या है? देखिए, मैंने जो इसका एक रीजन, हाँ लाइफस्टाइल ही है। अब कई लोग जैसे कॉफी टी पीने की, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं फीमेल में जनरली मैं देखता हूँ ना, वो बहुत ज्यादा टी या कॉफी कंज्यूम करते हैं। कई लोग जिम जाते हैं, कॉफी कंज्यूम करते हैं। हाँ जी। तो कॉफी और टी और इनफैक्ट ग्रीन टी भी, वो हमारे आयरन अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है एक्चुअली। अच्छा। तो जो सुबह उठते ही चाय पी रहा है, फिर दोपहर में भी चाय पी रहा है, ऑफिस में जगने के लिए भी चाय पी रहा है या कॉफी पी रहा है, और कई लोगों की आदत है खाना खाने के बाद कॉफी या चाय पीते हैं, तो वो फूड से आयरन अब्जॉर्प्शन को अपने आप ही ब्लॉक कर देती है बेसिकली। अच्छा। यस। दूसरा क्या होता है, ल्यूटियल फेज। फीमेल्स में क्या होता है कि ओवोल्यूशन के बाद, जब जैसे साइकिल आज खत्म हुई है तो 14 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नेक्स्ट जो 14 डेज है, जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन का फेज है बेसिकली। हाँ जी। उस फेज में आयुर्वेद में बताया गया है कि फीमेल को बड़ा काम एंड कंपोज्ड रहना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, कोई एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए, बहुत वायलेंस वाला कंटेंट नहीं देखना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस लेंगी तो प्रोजेस्टेरोन डिप करेगा। ओके। और डिप करेगा तो उसके वजह से फिर क्या होता है कि साइकिल में बैलेंस आएगा, पीएमएस के सिम्टम्स आएंगे, कईयों को एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, कईयों को कुछ हो जाता है। तो ल्यूटियल फेज का जब मैनेजमेंट हम प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी फीमेल को ये सारे इश्यूज जो है, अब देखिए मेल्स में कम होते हैं, हाँ जी, आयरन एब्जॉर्प्शन या फेरेटिन कम होना, बट फीमेल में बहुत ज्यादा होंगे। हाँ जी। एक तो ल्यूटियल फेज का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, दूसरा टी कॉफी चाय का सेवन जनरली सुबह उठ के खाली पेट कर लेना, फिर खाने के बाद तुरंत चाय पी लेना या कॉफी पी लेना, तो ये सारे मेन कारण है बेसिकली। सर यहाँ एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आजकल फीमेल्स जो मैं देखता हूँ जनरली, इवन मेरी नॉलेज में भी हैं, जो वेट लॉस के चक्कर में बैक टू बैक ब्लैक टी पी रही है या ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी बहुत पीती हैं, और उनका फिर आयरन भी कम है और हीमोग्लोबिन, हाँ, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो रहा है ना सारा। दूसरा एक नुकसान और है, ये सारे जो टी कॉफी और ग्रीन टी, ये सारे ना वेसोडाइलेटिंग फूड है। वेसोडाइलेटिंग फूड वो फूड होते हैं जो हमारे वेसल्स को एक्सपेंड कराते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सर्दियों में अगर आप इन चीजों को ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में लो टेम्परेचर की वजह से हमारे वेसल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। यस सर। ठीक है। तो हमें नेचर के सिंक में रहने के लिए वेसोडाइलेटिंग फूड चाहिए, तो उस टाइम पे हम टी पियेंगे तो उससे हमारे वेसल एक्सपैंड होंगे, हम नेचर के सिंक में आ जाएंगे। ओके। इसलिए टी ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठंडे इलाके से आते हैं इंडिया के अंदर, है ना। बट हमारे यहाँ में तो पांचों मौसम होते हैं। यस सर, है ना। और अभी तो वैसे है ना। और गर्मी के अंदर 40 डिग्री पे 42 डिग्री पे अगर आप चाय पी रहे हो तो एक्सेस डायलेशन हो जाता है, विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लोअर सेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, अपर सेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस, एंग्जियसनेस, बेसिकली ये सब चीजें जो है बढ़ती हुई चली जाती है। और फिर उस रेस्टलेसनेस और उस एंग्जियसनेस को कवर करने के लिए फिर और चाय पीते हैं। उनको लगता है बेसिकली कि एक चाय स्टिमुलेंट है ना, आप सोचिए वो आपके नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट कर रहा है। यस सर। स्टिमुलेंट एकदम से आपको किक देता है, हाइक देता है बेसिकली, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं और वो हम लूप में फंस जाते हैं। फिर हमें पता भी नहीं होता कि वो हमें साइड इफेक्ट कर रही है, और हम उसको अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए हम उसको ले भी रहे होते हैं एक्चुअली। तो विशियस लूप में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिक्कत परेशानी जो है वो आती है। तो इसीलिए आयुर्वेद बोलता है दिनचर्या ऋतुचर्या, इसलिए बोलते हैं सर्दियों की सब्जियां आपको गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, तो आपको इसलिए प्रॉब्लम करती है। गोभी इसलिए आपको गर्मियों में प्रॉब्लम करती है। अच्छा। तो जो भी सर्दियों में सब्जियां आ रही है, नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, जिस मौसम में जो आपको चाहिए वो आपको देगा। अभी गर्मी है, सारे फ्रूट्स का सीजन है, सर्दियों में फ्रूट्स क्यों नहीं आते इतने? बताइए, गर्मियों में ही क्यों आते हैं फ्रूट्स? क्योंकि हाइड्रेशन की जरूरत है हमें, गर्मी में पसीना ज्यादा आएगा, हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत है हमें। यस सर। इस गर्मियों के मौसम में, जो आज मौसम अभी चल रहा है, इसमें हैवी फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डिसिपेशन ऑफ हीट ज्यादा होता है, तो हमारी जठराग्नि नेचुरली कम रहती है बेसिकली। ओके। इस मौसम में अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज, बहुत ज्यादा मतलब रिच फूड खाएंगे, रिच करी खाएंगे डेली अगर आप खा रहे हैं, तो फिर आपकी धीरे धीरे अग्नि जो है और मंद हो जाएगी, और फिर आपको इश्यूज जो है वो होने लग जाएंगे। सही बात है सर। सर, आज का सबसे डेंजरस व्हाइट पॉइजन क्या है, शुगर, मैदा या नमक? देखिए, सबसे ज्यादा जो व्हाइट पॉइजन है वो मैदा है बेसिकली, है ना। मैदा क्या है, देखिए, एक तो ग्लूटन उसमें काफी ज्यादा होता है ना। और ग्लूटन जो है आज के समय में अगर आप बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी को आप हिला डुला नहीं रहे हैं बेसिकली, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा एक्चुअली, नहीं होगा, और फिर वो बाकी चीजों के एब्जॉर्प्शन को भी रोक देता है एक्चुअली। अच्छा। उसके साथ जो भी आप कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसमें तो खुद कुछ है ही नहीं कार्ब्स के अलावा, है ना। एक ग्लूटन प्रोटीन है उसमें, वो वैसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फिर कार्ब्स है,
ठीक है, वो वैसे ही आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन स्पाइक देगा बेसिकली आपको। और उसके साथ जो आपने वेजिटेबल्स या कुछ भी आप खा रहे हैं बेसिकली, वहां से भी उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी वो ब्लॉक करता है बेसिकली। उससे डाइजेशन भी, हाँ, और डाइजेशन भी वीक होता है बेसिकली, क्योंकि भारी है ना बहुत ज्यादा। हाँ, तो होल व्हीट आप कंज्यूम कर सकते हैं। और होल व्हीट में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि व्हीट को कैसे कंज्यूम करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सुबह ही उन्होंने व्हीट का डो बनाया और फ्रिज में रख दिया, और शाम को फिर वो इसको लेते हैं। देखिए, जैसे आटा जैसे ही पानी के कांटेक्ट के अंदर आता है तो ग्लूटेन उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है बेसिकली। और जितने समय तक व्हीट का डो आप रख देंगे ऐसे आइडियल, उतना ही ग्लूटेन उसमें बढ़ता रहेगा, और तो वो क्लोज टू मैदा ही बन जाएगा एक्चुअली में शाम को अगर आप उसको खाएंगे। तो शाम को जो रोटी है वो हमेशा खिंचेगी आपकी, और जब फ्रेश रोटी आप बनाते हैं, अभी व्हीट का डो बनाए और अभी रोटी बनाई, तो वो टूटेगी रोटी आपकी, क्योंकि उसमें ग्लूटेन डेवलप ही नहीं हुआ एक्चुअली में। तो कभी भी आप व्हीट का डो जो है आपको मतलब सुबह बना के रात को नहीं खाना चाहिए उसका, रोटी बना के। व्हीट का डो हमेशा अभी बनाए फ्रेश, और अभी उसकी रोटी बनाए, तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन जो है अच्छा रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर वो सुधार ले तो कई चीजें सही हो सकती हैं। और पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे, अगर हमारे ग्रैंड मदर्स जो होती थी, वो तेल का थोड़ा सा हाथ लगा लेती थी, मतलब ना यहाँ पे, मतलब ऑयल लगाया अपने हैंड्स पे और आटे को ऐसे रिंस करते थे पहले वो। और क्योंकि ऑयल क्या है, एक इनकैप्सुलेशन लेयर बना देता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पूरा कांटेक्ट में आ नहीं पाता है हमारे व्हीट के, और जिसकी वजह से ग्लूटेन बढ़ता ही नहीं है एक्चुअली। तो ये भी एक तरीका है बेसिकली। सही बात है सर। आपने हजारों पेशेंट्स देखे हैं सर, कोई ऐसा शॉकिंग हेल्थ मिस्टेक जो अमीर लोग करते हैं और गरीब लोग नहीं कर रहे, ऐसा क्या है, कुछ आइडिया? सर, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अमीर लोगों में और गरीब लोगों में फर्क क्या है, ठीक है। गरीब लोगों को क्या है कि टाइम पे खाना नहीं मिलता है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तीनों टाइम खाना नहीं मिलता है बेसिकली, है ना। तो वो मोस्टली आप देखिए 2 टाइम अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं। उन्होंने दिन में खाया और उन्होंने अपना शाम को खा लिया, तो 2 मील अपना खाया और बिल्कुल स्वस्थ है वो। और अमीरों के पास क्या है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो अब पूरे दिन मंचिंग चलती रहती है। आप समझिए, अभी सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर 1 बजे कुछ खा लिया, फिर 3 बजे भी कुछ खा लिया, तो ये जो पूरे दिन में अपना मुंह चलाते रहे ना बेसिकली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिकली। और हेल्थ को, पेट को हमेशा काम पे लगा, पेट को हमेशा काम पे, मतलब बॉडी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन मोड के अंदर ही है। बॉडी हमेशा मतलब किसी ना किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो रिपेयर कब करेगी अपने आप? यस, उसे रेस्ट ही नहीं मिलता। तो 2 मील्स के बीच में एटलीस्ट 4 से 5-6 घंटे का समय तो होना ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, राइट। दूसरा, ओवर ईटिंग, क्योंकि गरीब लोग जो है वो ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ओवर ईटिंग क्या है, क्योंकि खाना इतने तरीके का खाना आजकल मिलता है, तो अमीर लोग क्या करते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि ना, वो बहुत ज्यादा जैसे ओवर ईट कर लिया। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि जितनी आपको भूख है उसका 2/3 आपको खाना है। यस सर। ओवर ईटिंग मैंने जो देखा है बेसिकली, और डिफरेंट टाइप्स के फूड, ओवर ईटिंग, इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी है, तो मतलब जैसे इनकम्पैटिबल मैं बोलूं तो अगर चिकन और दाल साथ खा रहे हो तो बड़ा इनकम, तो 2 मेजर सोचो प्रोटीन जो है एक मील में नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली जो आपके अमीर लोग जो है वो करते हैं, राइट। जैसे रोटी और चावल है, साथ में खा लिया आपने, अब दोनों का डाइजेशन टाइम अलग है, समझ रहे। चावल जल्दी पच जाता है और व्हीट जो है वो थोड़ा लेट पचता है। तो सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, अगर हमने दोनों को साथ खा लिया है, तो जब तक रोटी नहीं पचेगी चावल नहीं पचेगा, आप समझ। तो इसकी वजह से चावल का ओवर फर्मेंटेशन हो जाता है, और फिर आपको ब्लोटिंग, ब्लेंचिंग, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है बेसिकली। अब फ्रूट्स का एक्सेस अमीरों के पास बहुत ज्यादा होता है, तो वो फ्रूट्स को किसी भी चीज में भी खाने के साथ में खा लेते हैं, राइट। कई लोग तो कर्ड के अंदर मिला के या दूध के अंदर मिला के शेक्स वगैरह इस तरह की चीजें पीते हैं। तो एक तो इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स की गलती करते हैं अमीर लोग, ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग में क्या होता है, आयुर्वेद में बोला गया है कि जितनी आपको भूख है उसका 2/3 खाना आपको खाना है, 1/3 आपको स्पेस छोड़ना है वात पित्त कफ के लिए, मतलब डाइजेस्टिव यूसेज के लिए, स्पेस, मूवमेंट के लिए, और इन सब चीजों के लिए एक्चुअली, राइट। और एक स्पेसिंग बिटवीन द मील्स, ताकि पूरे दिन मंचिंग ना हो बेसिकली। हाँ, तो जो कि गरीब लोग बाय डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते हैं, और अमीर लोग जो है उनके पास क्योंकि फैसिलिटीज है, अवेलेबिलिटी बहुत है, तो उनसे वो हो जाता है बेसिकली, जो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे अभी आपने बोला वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी होता क्या है, पहले के जमाने के और अब का करें, जैसे अभी अगर 5 मिनट की दूरी पे किराने की शॉप है तो हम जाकर लेकर आते थे, अभी हम ब्लिंकिट करते हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो। इनफैक्ट इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि आप रात को 2 बजे भी मंगा के खा सकते हो, मतलब गलत टाइम पे भी आजकल लोग करते हैं ना, 10-11 बजे वो काम कर रहे हैं और 11 बजे भूख लगा। पहले तो क्या था, मजबूरी थी कि या तो खुद बना लो
अब खुद बनाना तो है नहीं, तो इसलिए वो खाते ही नहीं थे। और बनाने के लिए भी वो सामान अवेलेबल होना चाहिए। आजकल क्या है, सब कुछ है, बस स्विगी किया, जोमेटो किया आपने, और आपके पास खाना जो है वो आ गया है। तो जिसकी वजह से गलत टाइम पे लोग खाना खाने लग गए और अमा और टॉक्सिन जो है शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सहूलियत भी अमीरों के पास ज्यादा है और उसे भी फ्लॉन्ट करते हैं कि देखो हम रात को खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच में जो राइवलरी दिखाई जाती है वो डॉक्टर की है या बिजनेस मॉडल की है सर? देखिए, राइवलरी मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, ये सिर्फ समझ का फर्क है। ठीक है, एलोपैथी जब बना था, एलोपैथी इज मेंट फॉर इमरजेंसी। कोई एक्यूट कंडीशन हो गई है, आपको एकदम से बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाए 104 105 तक, तो आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है ताकि इमीडिएटली फीवर कम हो सके और आपको ब्रेन को डैमेज ना हो। यस सर। राइट। दूसरा, कहीं आपको चोट लग गया है, आपको कट लग गया है, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन ना फैले, सेप्सिस ना हो बेसिकली आपको, है ना, तो उसके लिए आपको एक सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो आयुर्वेद, तो एलोपैथी हमेशा से इमरजेंसी के लिए था। यस सर। और आयुर्वेद था क्रॉनिक डिजीज को हैंडल करने के लिए, जो कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको जो बीमारियां आई हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेदा प्रिवेंशन पे काम करता है। तो आयुर्वेदा में जब हम बीमारी को देखते हैं तो 6 स्टेजेस के अंदर देखते हैं। ओके। 6 स्टेजेस होती हैं आयुर्वेद में बीमारी की, ठीक है। जब वो मान के चलिए आपको शुरू में बाउल मूवमेंट्स आपके इम्पैक्ट होने शुरू हुए हैं अभी, राइट, मतलब हल्का हल्का सा, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। फिर आपको सेकंड स्टेज में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है कि आपको 2 दिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है मोशन, फिर 1 दिन आ रहा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर हो गया। थर्ड स्टेज में वो निकल के पेट में जाता है, आपको ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। यस सर। ठीक है। और फोर्थ स्टेज में वो जाके आपके मतलब कई हड्डियों में पेन करता है, बोलते हैं ना बाडी चल रही है, वायु चल रही है, फिर वो हल्का पेन शुरू हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ स्टेज में वो अर्थराइटिस बन जाता है। ओके। फिफ्थ स्टेज में बीमारी को नाम मिल जाता है। ठीक है। और 6th स्टेज में वो बीमारी बहुत भयंकर रूप ले लेती है। मान के चलिए कि मतलब डीजनरेशन हो जाएगा, आपके घुटने बिल्कुल खराब हो गए हैं, या आपको चेंज कराने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है बेसिकली। तो आयुर्वेद आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जिसकी वजह से आप इनिशियल स्टेज में भी बीमारी को पकड़ के और वहीं से उसको ठीक कर सकते हो। उसको प्रोग्रेशन जो है आपके हाथ में, आप उसको नजरअंदाज करोगे तो वो बढ़ जाएगा। अगर आप उसको वहीं पे ठीक कर दोगे कि रूट कॉज को फाइंड आउट करके, तो वहीं पे वो ठीक हो जाएगा आपको। तो ये है आयुर्वेद एक्चुअल में। तो लोग समझते ही नहीं है इसको कि आयुर्वेदा प्रिवेंशन पे है, कि आयुर्वेदा इसीलिए है ताकि आप बीमारी ना पड़ो, आप हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मैं हमेशा आयुर्वेद लोगों को सिखाता हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ आयुर्वेद एक सब्जेक्ट है, इसको सीखो और अपने लाइफस्टाइल में इसको उतारो, इसको फॉलो करो, तो आप बीमारी नहीं पड़ोगे। सही बात है सर। बेली फैट को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? ये क्या सिर्फ अपीयरेंस का इशू है या क्या फ्यूचर डिजीज का कारण बन सकता है? देखिए, जो बेली फैट है, तो बेली फैट जनरली पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं हम, जो स्पेस बिटवीन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसके वहां पे वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो बेली फैट सबसे इसका जो मेन कारण मैं आज मानता हूँ, मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपको बताऊंगा, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। राइट। जो हम ये कार्ब रिच ज्यादा डाइट खाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है। ठीक है। तो और बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और बॉडी सारे के सारे कार्ब्स को और कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करके सेव कर देती है बेसिकली। तो इसी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, ये जो बेली फैट है आजकल आप देखेंगे ये बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। कईयों को थाइज में, कईयों को हाथों में भी होता है। फिर वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। जैसे फीमेल्स में अगर आप देखेंगे जनरली जिनका एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उनको थाइज में और यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बेली में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेजरली जो है फैट एक्यूमुलेट होता है। तो इसमें करने की जरूरत क्या है आपको एक तो अपनी डाइट में फाइबर को ऐड कर देना है, ठीक है, जो कि सस्टेन रिलीज कराए, एकदम से स्पाइक ना दे। दूसरा, आपको अपनी डाइट को बैलेंस कर देना है। ठीक है। कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, तो उसमें सैलेड भी होना चाहिए। ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद के पास एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं षड्रस। अच्छा। षड्रस में 6 टेस्ट होते हैं। सावर, सॉल्टी, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, स्वीट एंड बिटर। ये 6 टेस्ट का पूरा बैलेंस होना चाहिए आपकी मील के अंदर। इसमें सब कुछ आ जाता है बेसिकली। जैसे प्रोटीन स्वीट टेस्ट के अंदर आता है हमारा। अच्छा। ठीक है। तो कार्ब्स भी स्वीट टेस्ट के अंदर आता है। तो स्वीट टेस्ट को भी बैलेंस करके, मतलब के डिफरेंट तरीके की चीजें जो है ना, सारे टेस्ट जो है इन्वॉल्व होने चाहिए एक बैलेंस्ड फॉर्म में। एक बैलेंस फूड होना चाहिए, बैलेंस डाइट। यस, बैलेंस। और दूसरा मैंने क्या बताया, वही मंचिंग। अगर आप अपनी मील के बीच में गैप रखोगे ना, आपने 11 बजे एक मील खाया, फिर आपने 6 बजे एक मील खाया, चलो बीच में थोड़ा बहुत फ्रूट फल खा लिया, मेन मील्स के बीच में अगर आप ज्यादा अच्छा गैप रखोगे तो आपको जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है वो होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि डिजीजेस का ट्रीटमेंट मेडिसिन से ज्यादा लाइफस्टाइल से ठीक हो सकता है? 100%।
मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने 70,000 से ज्यादा पेशेंट्स को देखा है। तो मैं जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, सबसे पहला मैं लिखता हूँ प्राणायाम। ओके, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ इतना पानी पीना है आपको, आपके वजन के हिसाब से। अब लोगों का ये क्वेश्चन होता है, पानी पे क्वेश्चन क्या होता है लोगों का कि जितनी प्यास लगेगी उतना ही तो पियेंगे। ठीक है, बट मेरा इस पे एक जो कहना है वो बहुत अलग है। हम इतने समय से जो अपना लाइफस्टाइल के साथ एक गलत करते हुए आ रहे हैं, गलत टाइम पे खाना खाते हुए आ रहे हैं, इससे हमारे शरीर में इतने टॉक्सिन और इतना अमा बन जाता है जिसकी वजह से हमारे सेंसेस भी वीक हो जाते हैं। तो हमारा बॉडी बताता ही नहीं हमें कि कब हमें प्यास लगनी है बेसिकली। तो वो दूसरी चीजों से अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एग्जाम्पल, आपको क्रेविंग होने लग जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको क्रेविंग होगी ज्यादा खाने की, आपको बर्गर खाने की क्रेविंग होगी, आपको थोड़ा भारी खाना खाने की ज्यादा क्रेविंग होगी, है ना, क्योंकि वो कार्ब से अपने वाटर की क्वांटिटी को पूरा कर रहा है बॉडी, और उसकी वजह से फिर आपको फैट भी एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि वो सारा जो कैलोरी है वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली आपको। तो इसलिए एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, समर्स में 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए वेट के हिसाब से, और विंटर्स में 35 ml इनटू योर बॉडी वेट, इतना पानी आपको पीना चाहिए। तो विंटर्स में थोड़ी सी कम हो जाती है बॉडी जो पानी की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और समर्स के अंदर क्योंकि स्वेटिंग होती है, डिसिपेशन ऑफ हीट ज्यादा होता है, इसकी वजह से उसमें पर 20 kg पे 1 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। इतना पानी तो आपको वजन के हिसाब से पीना चाहिए। इतना तो मैंडेटरी है, इससे नीचे जो है फिर आपकी बॉडी ही वीक होगी। यस यस। सर, आपके प्रोफेशन में ऐसा सबसे बड़ा मिथ कौन सा है जो आज आप तोड़ना चाहते हैं? मेडिसिन अगेन, ये मेडिसिन नहीं है कि 99% लोगों की यही धारणा है कि आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियां हैं, कोई चूरन है, चटनी है, ठीक है, और बस, या कोई काढ़ा है, ठीक है, वो बहुत बाद में आता है। आयुर्वेद मैं बोलता हूँ जीने का तरीका है। आयुर्वेद को ध्यान से समझो, सीखो और अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करो। ठीक है, दिनचर्या, आपको अपना दिन कैसे बिताना है, ऋतुचर्या, किस सीजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, इसको सीख लीजिए, राइट। और उसके बाद किस तरीके से आपको सांस लेना है, किस तरीके से आपको कितना पानी पीना है, आपको कब खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं बोलता हूँ, है विचार आपके। ये जो विचार है ना हमारे, देखिए, इस पे मैं जनता को बताना चाहूंगा कि जो भी विचार हम सोचते हैं, जो भी थॉट हमारे पास आया, उस थॉट से हम कुछ महसूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं फीलिंग। और वो फीलिंग क्या है? वो फीलिंग वो हार्मोन है जो हमारा ब्रेन सिक्रीट कर रहा है। उसको ट्रिगर किसने किया? मैंने ही किया। ठीक है, अब अगर मैं हमेशा नेगेटिव ही सोच रहा हूं, हर चीज को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, तो मैं स्ट्रेस, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को स्ट्रेस होगा। ठीक है, मेरे को फीलिंग जो है स्ट्रेस वाली आएगी। इसका मतलब कॉर्टिसोल मेरी बॉडी में ज्यादा बनेगा, और एक्सेस कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन करेगा। कोई अगर आपको एग्जिस्टिंग बीमारी है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में अगर आप बढ़ा रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस से बढ़ रही है, बोलते हैं ना डायबिटीज है, अगर स्ट्रेस लोगे तो शुगर बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपने बढ़ा दिया स्ट्रेस लेके, तो और जो वीक ऑर्गन है उस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बेसिकली इन्फ्लेमेशन तो पूरी बॉडी में हो रही है, बट जो वीक ऑर्गन है उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए जिसको लिवर में दिक्कत है उसको लिवर की दिक्कत बढ़ जाएगी, राइट, और जिसको पैनक्रियाज में दिक्कत है उसको पैनक्रियाज की दिक्कत बढ़ जाएगी। अब उसकी दूसरी साइड समझते हैं। अगर मैं ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, डेली उठ के भगवान को प्रे करता हूँ, है ना, और नेगेटिव मैं सोचता ही नहीं हूँ, हमेशा मैं एक पॉजिटिव चीज निकाल रहा हूँ हर चीज के अंदर से, तो मतलब आई एम वेरी पॉजिटिव, और मेरे अंदर कॉर्टिसोल तो बन नहीं रहा है, तो मतलब अच्छे अच्छे हार्मोन्स जो है मेरी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, राइट, चाहे वो एंडोर्फिन लगा लो, चाहे वो सेरोटोनिन लगा लो। ठीक है, अब इन हार्मोन से क्या हो रहा है, मेरी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो रही है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी सारी हीलिंग जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो भी एग्जिस्टिंग बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है, बिना दवाइयों के भी ठीक होने लग जाती है। और दवाइयां अगर आप साथ में ले रहे हैं तो दवाइयों का इफेक्ट भी एम्पलीफाई हो जाता है अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं। इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि आज एक इंसान को डायग्नोसिस हुआ कि उसको कैंसर है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज जो भी है। अब उसने क्या करा, वो सोचने लग गया, उसने इंटरनेट पे सर्च किया ये बीमारी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इसमें आगे जाके क्या 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 होगा। वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन सिर्फ यही दिमाग में उसको चलता रहा कि अब मेरा आगे क्या होगा। कितना स्ट्रेस लिया उसने 15 दिन, आप सोचिए। और बीमारी का प्रोग्रेशन इतना बढ़ गया कि 3-4 महीने में बंदा चला ही जाता है एक्चुअली में, आप समझो। पहले बेड पे आ जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, फिर वो चला जाएगा। ऐसा क्या हो गया? अब तक डायग्नोसिस नहीं था तो वो चल रहा था, और 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि वो चला गया? विचार, इसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। आज मॉडर्न साइंस भी इसको मानता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि खाना खाने से पहले भी प्रे करो। स्ट्रेस में खाया हुआ खाना, राइट, जब आप स्ट्रेस है और कॉर्टिसोल आपका बन रहा है, तो कॉर्टिसोल जब बनेगा आपका, जैसी कॉर्टिसोल बॉडी बनती है तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कोर से लेके आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है बेसिकली।
तो सोचिए अगर आप स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कोर से आउटवर्ड्स है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज्ड है और वीक है, उसमें अगर आप खाना खा लेंगे तो और टॉक्सिन और अमा बनेगा बेसिकली। इसलिए बोला जाता है खाना खाने से पहले भी प्रे करो, राइट। हम तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में अगर आप देखेंगे तो हम पेड़े को भी पूछते हैं, नदी को पूछते हैं, हम अपनी धरती को पूछते हैं, अपने घर को भी हम प्रे करते हैं, हम हर चीज को प्रे करते हैं बेसिकली, राइट। एपिजेनेटिक, क्योंकि कहीं से भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। तो ये जान लीजिए आप, एक नेगेटिव थॉट अगर आपके अंदर आया तो आपकी बीमारी को बढ़ाएगा, और एक पॉजिटिव थॉट आया तो आपकी बीमारी को कम कर देगा। सर अगर आयुर्वेदा इतना ही इफेक्टिव है तो लोग आपके पास तब कब क्यों आते हैं जब चीजें सीरियस हो जाती हैं? देखिए, ये अगर आप 5 साल पहले मेरे से पूछते कोविड से पहले, तो ये बात 90% सच थी। हाँ जी। कि जब बीमारी 5th स्टेज में, आयुर्वेद के हिसाब से जब हम बोलते हैं कि जब बीमारी का नाम आ गया है, जब डायग्नोसिस हो गया, रिपोर्ट्स के अंदर आपके इम्बैलेंस आ चुके हैं, तो तब 5 साल पहले तक, 6 साल पहले तक बेसिकली लोग 5th स्टेज के अंदर ही आते थे। बट कोविड के बाद ये सिनेरियो धीरे धीरे मैं चेंज होता हुआ देख रहा हूँ, तो लोगों को समझ आया कि उनकी इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, वीक है, और कितनी इंपॉर्टेंट है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। देखिए कोरोना जैसे बहुत सारे वायरसेस आगे भी आएंगे, हाँ जी, और पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। जिनकी अच्छी इम्यूनिटी थी उन्होंने सर्वाइव किया, ठीक है, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी उनको इन्फेक्शन सीवियर हुआ और उनको प्रॉब्लम्स जो है हो गए, और आज तक उनके साइड इफेक्ट्स लोग झेल रहे हैं बेसिकली। क्योंकि इम्यूनिटी लोगों ने क्या समझ लिया, इम्यूनिटी क्या, एक कोई भी गोली ले लेंगे, मल्टीविटामिन ले लिया, या तुलसी या गिलोय ले लिया, तो उससे इम्यूनिटी बन गई, नहीं बनेगी उससे इम्यूनिटी लंबा प्रोसेस है। आज मेरी 38 ईयर्स की एज है, तो मेरी इम्यूनिटी आज डिपेंड करती है कि मैंने अपने 38 ईयर्स कैसे जिए हैं, मेरा लाइफस्टाइल क्या रहा है, मेरी दिनचर्या क्या रही है बेसिकली, मेरी इम्यूनिटी उस पर डिपेंड करती है बेसिकली। तो इम्यूनिटी ये नहीं है कि मैं आज 1 महीना मैंने गिलोय खा ली तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, एक्चुअली तो ये लोगों का मिथ है एक्चुअली। बट आज ये लोगों को समझ आ गया इम्यूनिटी कितनी जरूरी है, लाइफस्टाइल चेंज करना कितना जरूरी है, टाइम पे खाना खाना कितना जरूरी है। इनफैक्ट आजकल तो मैं ऐसे लोग देखता हूँ कि क्योंकि बहुत सारी आजकल फ्रूट्स में या फिर आप लगाइए वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो लोग ऑर्गेनिक सोर्सेज को ढूंढने लग गए हैं एक्चुअली, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है लोग प्रोक्योर करते हैं, और इतने जागरूक हो गए हैं अपनी हेल्थ के प्रति लोग, तो खाने को भी लोगों ने चेंज करना शुरू कर दिया है बेसिकली। प्राणायाम करना शुरू कर दिया है। मैं कुंभक सिखाता हूँ लोगों को, तो मैं देखता हूँ कि ब्रीदिंग के लिए लोग पागल है कि उनको कोई अच्छे तरीके से सांस लेना सिखा दे, कुंभक सिखा दे, ब्रीदिंग सिखा दे बेसिकली। लोग आज जागरूक हो चुके हैं, 6 साल पहले नहीं थे जागरूक, बट आज लोग जागरूक हैं। आज लोगों को पता है कि दवाइयों से काम नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल चेंज करके ही काम चलेगा। सही बात है सर। सुबह उठते ही चाय पीने वालों को आप क्या वार्निंग देना चाहते हैं? देखिए, सुबह उठ के चाय पीने वालों को मैं यही वार्निंग दूंगा कि अगर आपको अपनी अग्नि को संतुलित रखना है, जठर अग्नि को, पेट को, डाइजेशन को संतुलित रखना है, ठीक है, जो कि रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, तो चाय को, सुबह की चाय को आज ही छोड़ दीजिए एक्चुअली। खाली पेट ही लोग चाय पीते हैं, इवन बेड पे ही उन्हें चाय चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप सुबह चाय पी रहे हो, तो आपका अगर डाइजेशन अब तक खराब नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में वो खराब डेफिनेटली होगा, और वो डाइजेशन खराब होने से आपको कोई ना कोई बीमारी डेफिनेटली जरूर लगेगी। ब्रेकफास्ट सही में क्या दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, या सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन है? देखिए, हमारे, अगर मैं थोड़ा एंशिएंट टाइम में जाऊं, तो लोग क्या करते थे, सुबह उठ के दही पीने का रिवाज होता था। हाँ जी। तो लोग बोलते हैं ना राबड़ी, तो उसमें दलिया लिया और लस्सी के अंदर उसको मिलाकर वो सुबह पी के खेत पे निकल गए काम करने। फिर 11 साढ़े 11 बजे के करीब घर से कोई आता था खाना लेके, तो 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने प्रॉपरली अच्छा खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करते थे, फिर उसके बाद वो है ना थोड़ी देर बैठ लिए, थोड़ी देर उसके बाद फिर दोबारा अपने काम पे लग जाते थे, और फिर शाम को 5-6 बजे घर पे आए, 6 बजे खाना खा लिया, ये होता था। तो हमारे यहाँ पे जो नाश्ता है, अगर आप देखेंगे तो वो है एंजाइम्स। आपने अपने गट को बूस्ट करना है बेसिकली। तो उसमें आपने जैसे छाछ हो गया या लस्सी हो गया, उसके अंदर आपने क्या कहते हैं दलिया डाल के वो ले लिया। साउथ में अगर आप जाएंगे तो वो कांजी लेते हैं, राइस की कांजी, रात को राइस पानी में भिगो देते हैं, सुबह उठ के वो फर्मेंट हो जाते हैं, उसी के अंदर थोड़ा सा प्याज व्याज ये सब डाल के। तो ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ पे क्या था कि गट को सपोर्ट करना, गट को सपोर्ट करने के लिए अच्छे बैक्टीरियाज को बॉडी के अंदर डालना। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, और उसके बाद फिर हमारा लंच है 11-12 बजे, और फिर शाम को हमारा डिनर। तो ये होता था हमारा ब्रेकफास्ट में। ये नहीं है कि आपको पराठे खाने हैं, ये खाने हैं, वो खाने हैं वैसे के लिए, तो वो तो फिर आपने बिना गट को बूस्ट किए आपने भारी चीज डाल दी, आपने दबा दिया। जैसे हवन करते हैं ना, हवन में आपने अग्नि को बस शुरू ही किया है, अभी अग्नि अभी थोड़ी सी है, आपने इतना मोटा लक्कड़ डाल दिया उसमें, अग्नि बुझ जाएगी। बट आपने घास डाली सूखी, तो अग्नि जलेगी। थोड़ा सा घी डाला, अग्नि जलेगी। बट पूरा एक कटोरी भर के घी डाल दिया, तो वो बुझ जाएगी। सही बात है सर, सही बात है। आजकल हर दूसरा बंदा कहता है मुझे एसिडिटी है,
तो आपको क्या लगता है कि ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है या क्या है? ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। एसिडिटी मतलब आपका पित्त का जो है वो इम्बैलेंस है, लिवर का जो है वो इशू है ना। बॉडी प्रोटीन को सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, ठीक है। जैसे फैट अगर ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको गैस ज्यादा बनेगी, तो प्रोटीन अगर आपको ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको एसिड ज्यादा बनेगा एक्चुअली में। तो या तो आप मल्टीपल प्रोटीन्स को साथ मिला के खा रहे हैं आप। एसिडिटी गैस ज्यादा किससे होती है? कई लोग क्या है, जैसे राजमा खा लिए उससे हो जाएगा, है ना। पनीर के साथ आपने कोई दाल खा लिया उससे एसिडिटी आपको हो जाएगी। चिकन दाल आपने साथ खा ली उससे एसिडिटी हो जाएगी। आप शाही पनीर देखिए कितना विरुद्ध आहार है। उसमें क्या है, आपने उसकी करी बनाने के लिए क्रीम भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, घी भी डाल दिया, मतलब सारी जो गुरु वाली चीजें वो आपने डाल के उसमें सब बना के आपने डाल दिया। और फिर पनीर तो भारी हो ही गया राइट। अब वो आप खाएंगे तो उससे तो एसिडिटी, मल्टीपल चीजें आ गई ना। आप सोचिए मल्टीपल प्रोटीन के सोर्सेज जो है उसमें आपने नहीं होने चाहिए डाल दिए बेसिकली, फिर वो तो आपको एसिडिटी करेगा ही करेगा। तो खाने में इतना सिंपल रहिए कि मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एक ही रहना चाहिए बेसिकली आपका, ये ध्यान रखिए। अगर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन आप एक रखेंगे, और अगर आपको एसिडिटी है तो पतली दालें, मतलब बड़े ग्रेन्स को मत खाइए, पतली जो जैसे मूंग दाल हो गया आपको, है ना, अरहर दाल हो गया आपको, मसूर का दाल हो गया आपको, जो फाइनेस्ट जो थोड़ा स्मॉल ग्रेन्स है, स्मॉल ग्रेन्स वाले जो पल्सेस है उनको आप कंज्यूम करिए। जो लार्ज ग्रेन्स वाले उन्हें आप अवॉइड करिए अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जिनको भी डाइजेशन का इश्यू है, जिनको गैस बनता है, ब्लोटिंग बनता है, एसिडिटी बनता है, एक छोटा सा ट्रिक जो मैं बताता हूँ लोगों को, वो ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो ना 70 से 100 ml तक पानी लेके बैठिए, और बीच बीच में थ्रू आउट, जैसे एक थोड़ा सा एक सिप के बाद हल्का सा पानी पी लिया, बीच में ना आपको उस 100 ml पानी को थ्रू आउट द मील पूरा खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। आजकल लोग चबाते तो है नहीं, या तो आप पूरा खाने को चबाइए कि वो लिक्विफाई हो जाए, ठीक है। तो ये मैं जो चबा रहा है प्रॉपर्ली खाना उसको जरूरत नहीं है, बट जो नहीं चबा रहा है ना, जो जल्दीबाजी में है, तो थोड़ा सा हल्का हल्का पानी, इसलिए क्योंकि जब हम खाने को प्रॉपर्ली नहीं चबाते हैं तो एयर ट्रैप हो जाता है फूड पार्टिकल्स के बीच में, और वो जैसे हम जाते हैं तो एयर ट्रैप होने की वजह से फिर वो आपको ब्लोटिंग ब्लेंचिंग जो है खाने के बाद होनी ही होनी है। बट जब आप, क्योंकि मैंने बोला वाटर कोहेसिव है, जब आप पानी साथ में ले लोगे तो पानी क्या करता है, वो स्पेस को फिल कर देता है बेसिकली, और एक लंप बना देता है हमारे फूड का, जिसकी वजह से आपको एयर ट्रैप नहीं होता है और आपको ब्लोटिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इस तरह की इश्यू जो है होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो सिर्फ 100 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना, 100 ml तक ही पीना है बेसिकली। ना खाने के तुरंत बाद पीना है पानी, ना खाने से तुरंत पहले पीना है, खाने के साथ में आपको 100 ml तक जो है वो पानी पीना है, और फिर खाना खत्म करने के बाद 40-45 मिनट्स के बाद आप पानी पी सकते हैं प्रॉपर। अभी आपने एक बात जो बोली वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाना खाने के एग्जैक्ट बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। ये ट्रेंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसलिए नहीं पीना चाहिए, आपने खाना, अब इंसान खाना खाता है पेट भर के खाता है, हाँ जी, स्पेस तो है नहीं, हाँ, आप समझ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि थोड़ा स्पेस तो रहना चाहिए आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, और सब, ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो सके। तो आपने खाना खा लिया, खाने के बाद फिर आपने एक गिलास पानी पी लिया, तो आपने क्या करा, आपने सब पूरा डाइल्यूशन कर दिया बेसिकली आपने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाने से भरा हुआ है। हाँ जी। अब उस पे जो एंजाइम्स हमारे एक्ट हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसको आपने डाइल्यूट कर दिया पानी पी, वो काम नहीं होगा, वो फिर वो डाइजेशन पूरा हो ही नहीं पाएगा बेसिकली। सर, इंस्टाग्राम पर आज की डेट में हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है। पब्लिक कैसे डिसाइड करे कि कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बना रहा है? देखिए, प्रोफाइल में आजकल एक लॉ भी आया था कि प्रोफाइल में आपको लिखना बहुत जरूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, yes, आपका क्या कहते हैं, मतलब क्या प्रोफेशन है आपका, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ठीक है, तो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो अच्छा है, और उसने अपना वो लिखा हुआ है, अगर सर्टिफिकेशन कोई सर्टिफिकेशन, हाँ, उन्होंने MSc न्यूट्रिशन किया हुआ है या PhD न्यूट्रिशन किया हुआ है, तो उनकी बात आप सुने। ऐसे ही डॉक्टर को आप लगा लीजिए, तो हर जो डॉक्टर है वो अपने प्रोफाइल में लिखता है। तो प्रोफाइल देखिए, चेक करिए, और प्रोफाइल में अगर कोई भी एजुकेशन मेंशन नहीं है, और ये मेंशन नहीं है कि बेसिकली के उसका टाइटल मेंशन नहीं है कि वो डॉक्टर है, वो डाइटिशियन है, या क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट है, क्या है, तो उसकी बात मत सुनिए। और अगर न्यूट्रिशनिस्ट आपको आपके बॉडी के हेल्थ के बारे में या किसी मेडिसिन के बारे में बता रही है तो उसको भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन की बात आपको डॉक्टर से ही करनी है। होम्योपैथी मेडिसिन की बात होम्योपैथी डॉक्टर से करिए, आयुर्वेद मेडिसिन की बात आयुर्वेद डॉक्टर से करिए, एलोपैथी मेडिसिन की बात एलोपैथी डॉक्टर से करिए। तो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो सिर्फ आपको फूड के बारे में बता सकती है, सप्लीमेंट्स के बारे में बता सकती है, ठीक है, बट वो आपको मेडिसिन के बारे में नहीं बता सकती। तो ये भी आपको देखना है कि अब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप सुन रहे हैं और वो एलोपैथी की दवाइयों के बारे में बता रहा है, तो वहां पे फिर आपको उसको नहीं सुनना है बेसिकली। आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, जड़ी बूटियां, आपको इन चीजों के बारे में अगर आपको बता रहा है तो उसको सुनिए आप। तो बीमारी के बारे में बता रहा है आयुर्वेदिक, तो उसको सुनिए आप। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है बेसिकली। तो ये बड़ा सिंपल है, प्रोफाइल को आप देख लेंगे, स्कैन कर लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको मेरे को सुनना है या मेरे को इसको स्किप करना है एक्चुअली।
सही बात है। क्या आपने कभी ऐसा कोई वायरल हेल्थ ट्रेंड देखा है जो कम्प्लीटली रॉन्ग हो? सर बहुत सारे ट्रेंड हैं, जैसे पास्ट में भी अगर आप देखेंगे, हॉर्लिक्स आता था, ऐड आती थी कि बच्चों को हॉर्लिक्स दो, उससे हाइट बढ़ जाएगी, उसको बोर्नविटा दो, उसमें सारे डीएच, मार्केटिंग ट्रेंड, वो सारा मार्केटिंग ट्रेंड है। मतलब अच्छे खाने से हेल्थ बनती है बेसिकली, राइट? किसी चीज को दूध में डालने से या बाहर का कोई प्रोडक्ट डालने से मैं बड़ा इसके अगेंस्ट हूँ ना, मतलब ये चीजें डालनी नहीं चाहिए आपको। और हॉर्लिक्स का तो मैंने देखा है या सुना है, हॉर्लिक्स नहीं है या इस तरह के जो भी पदार्थ हैं फुल ऑफ शुगर है, फुल ऑफ शुगर है। अगर आप उनके लेबल को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसके अंदर आपके ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए, और फिर भी लोग देते हैं। ऐसी कोल्ड ड्रिंक का हुआ था, यस सर, अक्षय कुमार जब ऐड करता था, आपने देखा ही होगा, है ना, थम्स अप की जो ऐड होती थी बेसिकली, तो अब सोचो कितनी शुगरी ड्रिंक है वो। तो वो ट्रेंड क्या है, वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बेसिकली इन्फ्लुएंस किया जाता था लोगों को कि भाई ये अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, आप इसको पियो, और उससे हेल्थ बिगड़ती थी एक्चुअली। बिल्कुल। आजकल घर में पहले मेहमान जब आते थे तो शिकंजी पिलाई जाती थी, मतलब आज से 25 नींबू पानी वगैरह ये सब चीजें, और आज क्या वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आते हैं बेसिकली। इजी, मेहनत नहीं है, बस डाल के पोर करके दे दिया बेसिकली। तो ये जो प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है टीवी के माध्यम से, एड के माध्यम से, और ये बता के उसको बेचना कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे आपका बच्चा अच्छा ग्रो करेगा, उसका दिमाग तेज होगा, तो ये जो वायरल हेल्थ ट्रेंड है ये बेसिकली अब तो बहुत कम हो गया है। इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, FSSAI की वजह से, हेल्थ मिनिस्ट्री की वजह से, है ना, तो काफी कंट्रोल हो गया। बट आज से अगर आप 7-8 साल पहले देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा था, और वो लोग सेलिब्रिटीज खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो बस। और आजकल ये जो आज का जो वायरल ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है एंटी एजिंग। अगर आप देखेंगे कितने सप्लीमेंट्स है, लोग मतलब नेड प्लस, रेस्वेराट्रॉल, मतलब कितने तरीके के सप्लीमेंट्स, कई कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो उन सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रही हैं कि अगर आपको लंबा जीना है, अगर आपको बूढ़े नहीं होना है, तो आपको ये सप्लीमेंट खाना ही पड़ेगा। अच्छा, हमारे अभी आपने देखा होगा, अभी तो वो एक्सपायर हो गए, स्वामी शिवानंद जी, उनको 124 साल की उम्र में पद्मश्री मिला। उनसे पूछा गया कि आपकी, और वो खुद चल के गए हैं 124 साल की उम्र में, उनसे पूछा गया कि आपकी सेहत, आपकी इतनी लंबी आयु का राज क्या है? उन्होंने बोला मैं बॉइल्ड, हमेशा बॉइल्ड वेजिटेबल, मतलब मैं हमेशा बॉइल्ड खाना खाया मैंने अपनी जिंदगी में, योग किया है, प्राणायाम किया है, बस 3 चीजें। उन्होंने तो कोई सप्लीमेंट नहीं खाया, कोई उन्होंने रेस्वेराट्रॉल नहीं खाया, कोई नेड प्लस नहीं खाया, कोई सप्लीमेंट नहीं खाया, बट फिर भी वो जी गए इतना लंबा। बिल्कुल सही बात, आप समझो। तो आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है, लोग जो मैं बोलूंगा बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, वो यही कह के बेवकूफ बना रहे हैं कि अगर आप ये सप्लीमेंट ले लोगे जो हमारा शरीर खुद बनाता है, ठीक है, उसको आप बाहर से एक्स्ट्रा ले लो, तो उससे आपकी जो एज है वो बढ़ जाएगी, आपकी लॉन्जेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, बस कम नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये एक आजकल नया जो हेल्थ ट्रेंड है वो ये है एंटी एजिंग का एक्चुअली। सर, सबको हील करने वाले डॉक्टर रविंद्र कौशिक कभी खुद स्ट्रेस में आते हैं? डेफिनेटली। ऐसा कौन इंसान है जो स्ट्रेस में नहीं आता है? इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो नहीं सकता जिसको स्ट्रेस ना हो। डिफरेंस एक ही है सर, माइंडसेट। आपके मैं स्ट्रेस मैनेज कैसे करता हूँ। हाँ, मैनेज कैसे करता हूँ। एक बंदे को स्ट्रेस आया, उसने 10 दिन लगा दिए, 10 दिन वो उसी चीज में पड़ा रहा। मेरे को स्ट्रेस आया, मैंने उसको आधे घंटे में निपटा दिया, 1 घंटे में निपटा दिया, बस। सही बात। देखो, स्ट्रेस आ रहा है तो मतलब वो एक प्रॉब्लम है, और हम ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनते जा रहे हैं। हमारा फोकस कहाँ रहेगा? प्रॉब्लम भी रहेगा। अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ये हो गया, हाय ये हो गया, ये हो गया, हम रोते रहेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे लोगों से, ये हो गया यार, ये हो गया, ये हो गया, उसको और उस पर टाइम स्पेंड करेंगे बेसिकली, फिर हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं। उसको सोल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम पे फोकस करने से बेटर है कि सोल्यूशन पे फोकस करके जो जैसे हम बीमारी का रूट कॉज ढूंढते हैं, स्ट्रेस का रूट कॉज ढूंढ खत्म कर दो ना उसको। सही बात। सोल्यूशन ढूंढ दो उसका, खत्म बात। हर ताले को चाबी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो वो ताला आपके पास आ रहा है चाबी के लिए, और आप चाबी को तो फोकस नहीं कर रहे, आप ताले को ही देखे जा रहे हैं। यही दिक्कत है एक्चुअली, और यही स्ट्रेस है बेसिकली। ये बहुत सिंपल चीज है अगर लोग समझ जाए तो। हाँ, और इसमें मैं क्या बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि सर ये बोल तो दिया आपने कि भाई स्ट्रेस मत लो, बट ऐसे तो हमसे तो होता ही नहीं है। अब वो होगा कैसे, उसका भी मैं तरीका आपको बता दूं, वो जरूरी है। ठीक है, देखिए वो होगा ऐसे कि हमारी 2 सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो लोग ज्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं, इसको हम फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं। तो वो हर चीज को ना, टेंडेंसी है उनकी, वो हर चीज को नेगेटिव लेंगे ही लेंगे एक्चुअली। ओके, तो आपको पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट होना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप देखेंगे जो लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन थोड़ा सा कम होता है बेसिकली, वो रैंडमली चीजों को ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी उठ के नहा के, ठीक है, चाहे आप किसी को भी मानते हैं तो प्रेयर
जो होती है ना बेसिकली ग्रेटिट्यूड ही दीजिए, चाहे किसी को भी मानते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर भगवान की आपको प्रेयर करनी है, ठीक है, आप मतलब इस यूनिवर्स को भी प्रे कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट ग्रेटिट्यूड करिए, है ना। और कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज जो है वो करिए। माइंडफुल एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताता हूँ कि आप एक मैथ्स की कॉपी लीजिए, जो छोटे बच्चों की मैथ्स की कॉपी होती है, और ये बहुत प्रथा चलती हुई आई है हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर, राम राम लिखना, है ना। राम ऐसे वो पूरे उसको ब्लॉक्स को भरते हैं। तो डेली 1 या 2 पेज आप लिखिए उसके। अब इससे होगा, अब राम राम के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं आप। स्पिरिचुअलिटी इसमें से हटा दीजिए, इसका साइंस बताता हूँ मैं आपको। जब हम लिखते हैं तो हमारी फिंगर्स ऐसे मूव हो रही है ना, तो हमारे ब्रेन के मोटर फंक्शंस बैलेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिना देखे हम लिख नहीं सकते, अटेंशन स्पैन हमारा बढ़ता है बेसिकली। और जो चीज हम लिख रहे हैं वो हमारे दिमाग में भी चल रही है, बिना दिमाग में चले हम लिख ही नहीं सकते बेसिकली इसको। तो हमारा पूरा बॉडी इन्वॉल्व है उस पूरी एक्टिविटी के अंदर एक्चुअली। और फिर स्ट्रेस के लिए जगह ही कहाँ बची। और जब आप इसको डेली सेम टाइम पे करोगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव मंत्रा चैंटिंग, और स्ट्रेस को हम बोलते हैं नेगेटिव मंत्रा चैंटिंग। वो भी एक मंत्र है, बट वो नेगेटिव मंत्र है, उसको आप अनकॉन्शियसली चैंट करते जा रहे हो। ये है कॉन्शियस चैंटिंग बेसिकली। मैं बोलता हूँ अगर आप हर खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठो, उसके बाद वॉक करो, और हर कदम पे राम, हर कदम पे राम। वॉक को भी माइंडफुल बना दो। खाना खाने बैठ रहे हो तो फोन को साइड में रख दो, सिर्फ खाने को खाओ। लोग क्या करते हैं, फोन देख रहे हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं बेसिकली। तो बी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू डू। अगर हमने ये चीज कर लिया, और 1-2 दिन आपको थोड़ा फ्रिक्शन आएगा, बट 3rd डे से यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। फिर आप देखेंगे स्ट्रेस आना ही बंद हो जाएगा बेसिकली। हम माइंडफुल नहीं है इसलिए स्ट्रेस आ रहा है। इसलिए माइंडफुल मतलब हम खाना खाने में बड़े माइंडफुल होते हैं ना। आपको घिया, टिंडा, तोरी, लौकी नहीं पसंद है तो आप वो नहीं खाते हो, क्योंकि यू आर माइंडफुल अबाउट दैट। आपको जो पसंद है आप वो खा रहे हो। तो विचार कैसे आप ले सकते हो ऐसे ही, जो विचार आपको नहीं पसंद, आपको पता है वो स्ट्रेस दे रहा है, तो कैसे ले सकते हो आप उसको। तो सेम रूल वहां पे भी अप्लाई करिए आप बेसिकली। उस विचार को नहीं लेना है तो वहां पे भी माइंडफुल होना है आपको, माइंड से माइंडफुल होना है बेसिकली आपको, तो जाके आप स्ट्रेस को हरा पाएंगे। और प्राणायाम, सांसों पे ध्यान देना सबसे अच्छी एक्टिविटी लगती है मेरे को, क्योंकि आई एम ए क्रिया योगी, तो मैं ब्रेथ वर्क बहुत करता हूँ। तो लंबी गहरी सांस, जस्ट बैठ जाइए, क्योंकि सांस वो चीज है जो अभी हो रही है, ना तो वो पास्ट में हो सकती है ना फ्यूचर में हो सकती है। और स्ट्रेस तो या तो पास्ट से आएगा या फ्यूचर से आएगा। अभी तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, इस मोमेंट में स्ट्रेस नहीं है ना मेरे को। बट मैं पास्ट में गया तो हो सकता है आ जाए, फ्यूचर में गया तो हो सकता है आ जाए। जब मैं सांस को फोकस कर रहा हूँ, सांस पे ध्यान दे रहा हूँ, तो सांस तो अभी हो रही है, तो मैं प्योर रियलिटी पे फोकस कर रहा हूँ एक्चुअली, अभी में फोकस कर रहा हूँ, राइट। दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ गॉड, योर ब्रेथ। क्योंकि उसी की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, उसी की वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, उसी की वजह से सारी क्रिएशन हुई है। 2 शरीर में सांस आई तो उसमें जान आई, वहां से फिर एक और क्रिएशन हुआ, ऐसी तो सृष्टि बनी है। सही बात। और उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी को बनाया बेसिकली। तो नियरेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड क्या है? ब्रेथ है। आप ही क्या बोलते हैं ना, भगवान मेरे अंदर ही है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बोला था? कण कण में मैं हूं। तो वो कण तो मैं हमेशा लेता हूं ना अपने अंदर, सांस के माध्यम से। हमें पता ही नहीं है कि कैसे लेना। हाँ, तो सांस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आप समझिए। आज मैं सांस निकाल दूं आपके शरीर में से, कुछ नहीं है शरीर में, चाहे वर्ल्ड का सबसे अच्छी दवाई ले आओ, सबसे अच्छा खाना ले आओ, तो सांस पे ध्यान दे लो, माइंडफुल हो जाओ। स्ट्रेस तो बड़ा छोटी चीज है, वो इजीली निकल जाएगा। अगर आपको अपने बच्चों को सिर्फ 5 हेल्थ रूल सिखाने हो तो वो क्या होंगे? सुबह टाइम से उठ के, ठीक है, नहा लेना, ठीक है। नहाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मैं हमेशा हमारे यहाँ पे ना सुबह उठते ही प्रेयर वंदना की जाती है। यस सर। ठीक है, तो प्रेयर, ग्रेटिट्यूड, चाहे कोई भी प्रेयर हो, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जस्ट एक गॉड को थैंक यू बोल देना फॉर गिविंग दिस लाइफ, ठीक है। नहीं तो लोग तो आप देखेंगे सड़कों पे भी होते हैं और हर जगह होते हैं, ठीक है। तो जो मेरे को मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। ये संतुष्टि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये संतुष्टि। उसके बाद टाइम पे खाना, ठीक है, कि उनको खुद ही होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैं उनको ये बोलूं कि नहीं बेटा आप खा ले। उनको खुद ही ये रूल पता होना चाहिए कि मेरे को ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मेरे को लंच कितने बजे करना है, और मेरे को डिनर कितने बजे करना है, मेरे को कितना पानी पीना है बेसिकली। जो बेसिक्स मैंने बताया था ना एडल्ट्स के लिए, वही बेसिक मैं अपने बच्चों के लिए वो करना चाहूंगा। और मैं अपने बच्चों को ये राम राम बोलता हूँ, हाँ, ये मैं जरूर उनको बोलता हूँ करने के लिए। वो डेली 1 पेज जो है लिखते हैं। मैं छोटे बच्चे थोड़ा इंसेंटिव में बोल देता हूँ कि अगर आपने 10,000 राम राम लिख दिया तो आई विल गिव यू 500 रुपीज। बच्चों को थोड़ा इंसेंटिव से क्या होता है, इंसेंटिव मोटिवेशन है, जिससे क्या है वो एक जब उनकी आदत बन जाएगी है तो फिर वो उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये चीजों को अगर आप बचपन से आदत डाल दे अपने बच्चों को, तो आप देखेंगे कि ना मतलब
रेयरली उनको कोई स्ट्रेस या ऐसी कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम आगे जाके बच्चों को होगी। और एक प्राणायाम मैं उनको सिखाता हूँ, ब्रीदिंग में उनको सोते समय भी करवाता हूँ, और ब्रीदिंग में उनको सुबह उठ के भी करने के लिए बोलता हूँ। अभी डीप ब्रीदिंग, सिर्फ सांस को अंदर भरो, पेट को फैलाओ मतलब, और सांस को छोड़ो और बाहर निकालो। मैं बोलता हूँ मिनिमम 36 ब्रेथ्स आपको एक बारी में बैठ के करनी ओके, यस 36 ब्रेथ्स जो है। सो 12 का मल्टीपल हमेशा चीज करो, कोई भी 12 के मल्टीपल में, मतलब 3 के मल्टीपल में, सॉरी 12 का छोटा 3 हो गया, क्योंकि 3 मतलब क्योंकि हमारी बॉडी ट्रेंड है टू रिमेंबर थिंग्स इन द पैटर्न ऑफ 3। अच्छा, हम हार्ट को स्टडी करते हैं 3 वेव्स, पी क्यू आर एस टी टी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश वात पित्त कफ, ट्रिनिटी। यस सर। पूरी सृष्टि 3 पे चलती है। तो जो चीज आप 3 के मल्टीपल में करोगे वो बड़ी जल्दी हैबिट बन जाती है आपकी। ओके, यस, सही बात है सर। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी मिस्टेक वो यही करते हैं, देखिए कि ये जो बाहर की जो चीजें हैं ना, एक्सेस हो गया इसका। हाँ, जो सप्लीमेंट वगैरह दूध में कुछ मिला के दे देना है ना, और कुछ भी इंस्टाग्राम पे, जैसे हम गलती करते हैं, एडल्ट लोग गलती करते हैं, बेसिकली अपने लिए गलती करते हैं, सुन के कहीं भी कुछ शुरू करा देना। हाँ। ऐसे ही वो बच्चों के लिए करते हैं। हाँ। आजकल हाइट के लिए मैंने देखा है बहुत पागल होते हैं कि खुद वो छोटे हैं। जेनेटिक्स भी कोई चीज होती है, लोग समझते नहीं है एक चीज है ना, खुद की हाइट छोटी है, वो सोचते हैं उनका बच्चा 6 फुट का हो जाए, और उस 6 फुट को करने के लिए बेसिकली वो मेरे से भी कई लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब वो 10 साल का बच्चा है और बोल रहे हैं कोई इसको दवाई दे दीजिए जिससे इसकी हाइट बढ़ जाए। मतलब कितनी गलत बात है, आप सोचिए। जो नेचुरल है, जेनेटिक है, उसको एक्सरसाइज, मैं बोलता हूँ उसको एक्सरसाइज कराइए, इसको कार्डियो कराइए, मतलब वेट ट्रेनिंग नहीं, मतलब जैसे आप उसको एरोबिक्स हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, इन चीजों से ही फर्क आएगा बेसिकली, राइट। कोई सप्लीमेंट लेने से हाइट नहीं बढ़ेगी एक्चुअली में। लोग बोलते हैं, कई लोग पेरेंट्स को ये मिथ होता है, कई लोग बोलते हैं मेरे से आके कि मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा ना उम्र के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है। अरे भाई तुम्हें कैसे पता उम्र के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है? क्योंकि वो कंपैरिजन मोड में वो दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। अब उन्होंने उसकी जेनेटिक्स को देखा ही नहीं। उसके फादर की जेनेटिक्स क्या है, उसकी ग्रैंडफादर की मतलब क्या थी, उसकी कद काठी कैसी थी, और आपकी कद काठी कैसी है। तो कभी भी ना कंपैरिजन मोड में ना जाइए बच्चों को लेके। पहली चीज, कंपेयर करके ना आप क्या करते हो, अपने बच्चे को कुछ भी गलत देना शुरू कर देते हो, दवाई के तौर पे या किसी भी सप्लीमेंट के तौर पे, और फिर वो आगे जाके एक दिक्कत, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। सही बात है सर। सर आजकल देखा गया है इवन 20s और 30s में भी हेयर फॉल के इश्यूज बहुत आ गए हैं लोगों में, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए हेयर फॉल के जो इश्यूज जो आ गए हैं उसको लेके मेरा यही कहना है कि हेयर जो है ना हमारे 5th टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। ओके। हम आयुर्वेद के हिसाब से हमारे बॉडी में 7 टिश्यूज होते हैं। अच्छा। प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन्स, बोन मैरो एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। तो हेयर जो है वो बोन टिश्यू का उपधातु बोलेंगे हम उसका वेस्ट लगा लीजिए आप बेसिकली। तो वो उसका है, अगर बोन टिश्यू को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली, इसलिए हेयर फॉल जो है आपको हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं आप मैग्नीशियम से जोड़ सकते हैं, विटामिन डी से भी जोड़ सकते हैं। अब अस्थि धातु को जो पोषण मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा उसको जो मिलेगा मेद से, मतलब फैट टिश्यू से मिलेगा। हाँ जी। फैट टिश्यू का उससे पहले फैट टिश्यू को पोषण मिलेगा मसल टिश्यू से, उसको मिलेगा ब्लड टिश्यू से, और उसको मिलेगा प्लाज्मा टिश्यू से, और प्लाज्मा को मिलेगा अच्छे खाने से। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में ही ऐसी कोई गड़बड़ी है, मतलब आप या तो ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, आप बैलेंस मील नहीं ले रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्ली, आप फ्रूट्स कम खा रहे हैं या वेजिटेबल्स आपके लाइफ में बेसिकली कम है, तो आप चेक करिए आपके लाइफस्टाइल में कि डेफिनेटली आपको आपके फूड में कहीं ना कहीं कमी मिलेगी। डायग्नोसिस करना जरूरी है। डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है कि बोन टिश्यू को न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है फैट बड़ी ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि फैट से सीधा बोन टिश्यू बनता है। एडिपोज मतलब मेद से हम सीधा अस्थि बनता है। अब मेद को पचाने का काम, मेद को डाइजेस्ट करने का काम तो लिवर के पास है बेसिकली। आप समझ रहे हैं? अगर आपका लिवर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिवर आपका फैटी है मान के चलिए, ठीक है, तो वो फैट को ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उससे मेद को पोषण नहीं मिल रहा है, मेद से अस्थि को पोषण नहीं मिलेगा, तो उससे फिर आपका हेयर फॉल जो है हो रहा है, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायु दोष। जब शरीर में ड्राइनेस बढ़ती है तो सेलुलर लेवल पे ड्राइनेस जब बढ़ जाती है शरीर के अंदर, जिसमें मैं अगेन पानी का लिंक लेके आऊंगा। मैंने ये देखा है, जब मैं बॉडी वेट के हिसाब से लोगों को बोलता हूँ कि इतना पानी आपको पीना है, और जैसे ही बॉडी में सेलुलर हाइड्रेशन इंप्रूव हो जाता है तो हेयर फॉल अपने आप ही कम हो जाता है। और कई बार तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि ना दिन में एक इलेक्ट्रोलाइट पी लो, क्योंकि आरओ का पानी पी रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सेल्स के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली, राइट। तो अब देखिए मैंने इसमें मेडिसिन की या किसी तेल की बात नहीं करी, मैंने इसमें बेसिक चीजों की बात करी है। सही बात। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा कि जो हेयर है हमारा वो 5th टिश्यू यानी कि बोन टिश्यू से रिलेटेड है, ठीक है। अगर बोन टिश्यू को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली तो आपका बाल टूटेगा ही टूटेगा। ओके। और उसका नरिशमेंट डिपेंड करता है उसके पहले वाले टिश्यू पे, जिसको हम मेद बोलते हैं, जो कि फैट से जुड़ा हुआ होता है और जिसका सीधा सीधा लिंक हमारे
लिवर से भी होता है, क्योंकि लिवर ही उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिवर में आपका लिवर स्लगिश हो गया या आपका लिवर फैटी है, जिसकी वजह से वो भारी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपका डाइट बड़ा ऐसा है कि ना, मतलब उसमें वो बैलेंस नहीं है, नरिशमेंट नहीं है। या तो आप सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स खा रहे हैं, आप सोचो, आप बाहर का भी खा रहे हैं, आप गंदे तेल में बना हुआ खाना खा रहे हैं, रिफाइंड में बना हुआ खाना खा रहे हैं बेसिकली, राइट। आप टी कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, मैंने बोला ना डायलेटिंग चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चीज लोग ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं ना, तो गर्मी में तो एक्सेस डायलेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर कम हो जाएगा, नीचे ज्यादा बढ़ जाएगा बेसिकली, तो भी आपका हेयर फॉल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो सर्दियों की चीजें गर्मी में खाना छोड़ दीजिए, पानी को पीना पूरा शुरू कर दीजिए, अपने खाने के अंदर नरिशमेंट को डाल दीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी सीजन की चीजें हैं वो सारी आपको खानी है एक्चुअली में, है ना, तो वो कर दीजिए। तो इन चीजों को करने से जो है, और अगर आपको लग रहा है कि पानी अभी आप उतना पूरा नहीं पी सकते, तो इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ दीजिए, एटलीस्ट एक ग्लास पानी के अंदर 4 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाल के आप पीजिए। तो इन्हीं चीजों को करने से आपका जो हेयर का फॉल है, जो हेयर फॉल है, वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सही बात है सर। चलिए सर, मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड, फास्टिंग या फ्रीक्वेंट मील्स? फास्टिंग बिटवीन 2 मील्स। सही बात है सर। एक फूड जो आप कंप्लीटली बैन करना चाहते हैं? डेफिनेटली मैदा। हाँ। एक हेल्थ सप्लीमेंट जो बहुत ओवररेटेड है? शिलाजीत। क्यों सर? क्योंकि आप हर जगह देखो उसकी मार्केटिंग कितनी है। हाँ। आपको लोग ऐड कैसे करते हैं, आपको कमजोरी फील हो रही है, शिलाजीत ले लो। आपका स्टेमिना कम हो रहा है, शिलाजीत ले लो। आप जिम जा रहे हो, जिम में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, शिलाजीत ले लो। शिलाजीत एक मेडिसिन है, उसको आपको कब लेना है वो आपको वैद्य ही बताएगा। एक हेल्थ हैबिट एवरी इंडियन शुड स्टार्ट बाय टुमारो? ब्रीदिंग। एक हेल्थ मिथ जो आपको गुस्सा दिलाती है? सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को आता है जब लोग ये बोलते हैं कि हमने तो ये सुना है कि हमें पानी उतना पीना चाहिए जितनी हमें प्यास है। बट लोग ये भूल जाते हैं कि क्या पता आपकी बॉडी आपको बता ही नहीं है कि आपको अभी पानी पीना है, हिसाब से पानी पीना है ना। हाँ, कि आपको अभी पानी पीना है। कभी कभी हमारे सेंसेस भी वीक हो जाते हैं ना। हाँ जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हमारी बॉडी बड़ी स्मार्ट होती है, अगर उसको आप पानी कम पी रहे हैं, है ना, तो वो अपना पानी की रिक्वायरमेंट कार्ब से पूरा करने शुरू कर देती है एक्चुअली। फिर आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको अपने वजन के हिसाब से पानी पीना चाहिए। समर्स के अंदर पर 20 kg 1 लीटर, और विंटर्स में 35 ml इनटू योर बॉडी वेट, इतना पानी आपको पीना ही पीना चाहिए अगर आपको अपनी सेलुलर हेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी बॉडी की फ्लशिंग को अच्छा रखना है, ताकि टॉक्सिन्स जो है बॉडी से टाइमली बाहर जा सके, राइट, क्योंकि जल ही जीवन है। योर फेवरेट हेल्दी ब्रेकफास्ट? वही कांजी, या फिर आपका बटर मिल्क के अंदर थोड़ा सा दलिया डाला, मतलब कोई भी फर्मेंटेड चीज जो कि आपके गट हेल्थ को बूस्ट करे। एक डेली हैबिट दैट एडेड द मोस्ट वैल्यू टू योर लाइफ? डेली हैबिट इज वही प्राणायाम, ब्रीदिंग बेसिकली। तो जब से मैंने उसको करना शुरू किया, मैं एक स्टोरी बताता हूँ इस पे। तो क्लास 6 तक आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ओके। मतलब 60s में 65% में इतना परसेंटेज मेरा आता था। सडनली क्लास 7th में क्या हुआ, मैंने कुछ देखा, मतलब कहीं पे कुछ मैंने टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो मैंने उसमें ना ब्रीदिंग का देखा। ओके। उसका रिजल्ट क्या आया, आई डेवलप्ड अ फोटोजेनिक मेमोरी। ओके। एंड इन क्लास 7th आई स्कोर्ड 90। ग्रेट। 90 to 93%। उसके बाद से और आज तक मैं कभी भी 90 से नीचे गया ही नहीं एक्चुअली। जिससे मैं पहले भागता था, वो सब्जेक्ट्स जिससे मेरे को नफरत थी, वो मेरे को बड़े अच्छे समझ आने लगे। मैथ्स मेरे को अच्छा नहीं आता था क्लास 6 तक, बट उसके बाद मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा बना एक्चुअली। आप समझो, एक ब्रीदिंग आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। और इसी का ये इम्पैक्ट रहा। उसके बाद फिर मैंने बहुत ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करी, कुंभक करा, मैंने फिर क्रिया की दीक्षा ली। उसी का रिजल्ट है कि आई एम डबल ग्रेजुएट। आई एम फर्स्ट एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। वहां पे भी मैंने प्री फाइनल में हमने अपनी कंपनी शुरू करी थी, जो कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस टूल बनाती थी, जो बच्चों को ये बताती थी कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। ओके। एंड वी सोल्ड दैट कंपनी फॉर 6 crore रुपीस कैश डील बेसिकली in the year 2009. And then basically हमने वहां से डील क्लोज किया, और फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड। तो 6 months ये था, मेरे को कुछ नहीं करना, बस देखना है करना क्या है। सो मेरी जो वाइफ थी वो मेडिकल बैकग्राउंड से थी, तो CHRD में उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। तो वो स्लम्स में जाके ना कमजोर बच्चों को ढूंढते थे और उनको मोटा करते थे, उनके मदर्स को ट्रेन करके कि कैसे खाना खिलाना है, कब खिलाना है, क्या खिलाना है। और 3 महीने में ऐसा रिजल्ट आता था। मैंने उनके साथ जाना शुरू किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला अब तो यही करना है। देन आई टुक एडमिशन इन BMS, देन आई डिड 5.5 years डिग्री प्रोग्राम अगेन, देन आई गॉट माय लाइसेंस इन 2014।
रजिस्ट्रेशन इन 2014 ओके और सिंस देन ये जर्नी चल रही है। चल रही है सर। सो डबल तो दो अभी मेरे अंदर जो है इंजीनियर भी है और मेरे अंदर बेसिकली एक डॉक्टर भी है डॉक्टर भी बेसिकली। है सर। तो जब मैं पढ़ता था मतलब मेडिकल की किताबें बुक्स जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, तो ड्यू टू माय ब्रीदिंग ओनली ना मेरे को बड़ा इजी लगा, बहुत इजी लगा पढ़ना। तो मैं पेरेंट्स से सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, अपने बच्चों को आज से ही सही ब्रीदिंग लेना सिखाइए, ठीक है, और धीरे धीरे उनको डीप ब्रीदिंग लेना सिखाइए और फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस प्राणायाम भी उनको आगे आगे सिखाइए। आप देखेंगे उनका एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स, उनका करियर में वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और वो हमेशा बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देंगे। सर लोगों क्या ना एक वो होता है, सपना होता है कि उनका बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। हाँ। यहाँ तो सर दोनों है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या ही कहूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर से आज। बहुत सारे मिथ हमने बस किए। एट फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा, सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक फाइनल लाइफ मंत्र बताएं जो हमारे व्यूअर्स के काम आ सके। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए, देखिए लाइफस्टाइल की जर्नी कैसे आप चेंज करके माइन्यूट डिटेल्स अगर आप चेंज करते हैं, बेसिक्स पे आते हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है, आपके बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं इन एकेडमिक्स, लाइफस्टाइल, सब कुछ आपका इंप्रूव होने वाला है। ओवर टू सर। सर प्लीज बताइए आपका फाइनल लाइफ मंत्र। मेरा जो फाइनल लाइफ मंत्र है वो यही है, फोकस ऑन बेसिक्स, ओनली फोकस ऑन बेसिक्स। हेल्थ को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से सांस लीजिए, उसका करेक्शन करिए, टाइम पे खाना खाइए, ठीक है, और बॉडी के वजन के हिसाब से पानी पीजिए और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बेसिकली कंट्रोल में रखिए। कोई भी ऐसा थॉट जो आपको परेशान करने वाला है, उस थॉट को पे ज्यादा समय आप मतलब स्पेंड ना करिए, नहीं तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल को बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा और आपको आपके शरीर को बीमारी का घर बना देगा बेसिकली। सर एक ऑयलिंग की आप बात कह रहे थे कुछ। हाँ, ऑयलिंग की बात जो मैं बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि आयुर्वेद में देखिए 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, है ना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वात जो होता है वो शरीर में चीजों को मूव कराता है, मतलब कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रही है तो वो वात की वजह से होती है। यस सर। और वात बनता है आकाश और वायु से। हाँ जी। ठीक है, तो आकाश हमारे शरीर में हॉलो ऑर्गन्स हो गए, हमारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, डक्ट्स, मतलब कहीं से भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अगर हो सकती है तो वो जो पाथ है दैट इज ईथर, और जो मूवमेंट हो रही है वो है एयर। हाँ जी। तो इन दोनों से मिलकर वात बनता है। पित्त जो हो गया बेसिकली वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इसमें अग्नि और जल होता है जिसका काम है फूड को 7 टिश्यूज में कन्वर्ट करना, प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन्स, बोन मैरो एंड रिप्रोडक्टिव। और कफ का जो है वो वाटर और अर्थ से बनता है, जिसका मेन काम है बॉडी को ल्यूब्रिकेट करना, ठीक है, ताकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, वियर टियर कम से कम हो और टिश्यूज की लाइफ जो है वो बढ़ जाए, मतलब रीजनरेशन प्रमोट हो जाए और डीजनरेशन जो है वो कम हो जाए शरीर के अंदर। ये कफ का ये काम है, मतलब शरीर को बचाना, शरीर का बचाव। तो इन तीनों में से जो सबसे चंचल दोष है वो वात है। हाँ जी। जिसकी प्रॉपर्टी है कोल्ड एंड ड्राई। अगर शरीर में ये बिगड़ा तो शरीर के अंदर 80% जो बीमारियां हैं वो वात दोष की वजह से ही आती है। ओके, ठीक है, और वात दोष ही मूव कर सकता है, पित्त और कफ मूव नहीं कर सकता। तो अगर कहीं पे कोई दोष, आप मान के चलिए कि पित्त का जो स्थान है वो लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अगर वहां से निकल के पित्त कहीं और जाता है तो बिना वायु के, बिना वात के नहीं जाएगा वो। हाँ जी, आप समझ रहे हैं? हाँ। तो वात ही उसको लेके जाता है अपने साथ। तो वात ही सबसे चंचल दोष है। टिश्यूज में आप सोचिए, प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन्स, बोन मैरो। अगर बोन मैरो में चला गया आपका वात, तो बोन मैरो टिश्यू जो है वो आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिससे सेंसेस कंट्रोल होते हैं। सो साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, म्यूटेशंस, ये सब आपको हो सकती है अगर वात आपका बोन मैरो टिश्यू में चला गया। अब इसको कैसे प्रिवेंट करना है आपको? देखिए, वात का मैंने प्रॉपर्टी बताया कोल्ड एंड ड्राई। ड्राई का अपोजिट है ऑयलिंग, राइट। सो ऑयल ही वो माध्यम है जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हो वायु दोष को बिगड़ने से, अगर आप नियम से अपने वाइटल पॉइंट्स की ऑयलिंग करेंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर इतना आपने कर लिया, जो मैंने पूरे पॉडकास्ट में जो बातें बोली हैं वो तो चाहे आप करें या ना करें, और या धीरे धीरे आप उसको करें, बट इसको तो आप अभी से ही शुरू कर दें, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले नॉस्ट्रल लुब्रिकेशन। नाक के अंदर सोने से पहले एक एक ड्रॉप आपको तेल डालना है। यूनिवर्सल तेल तिल का तेल है, ठीक है, तिल का तेल कोई भी डाल सकता है, राइट।
तो बट पित्त वाले जो है घी भी डाल सकते हैं, जिनको थोड़ा शरीर में गर्मी रहती है ना, और जो कफ वाले हैं जो है वो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं एक्चुअली में। बट तिल का जो तेल है वो सबसे बेस्ट है बेसिकली, है ना, वो यूनिवर्सल है, उसमें तीनों में से कोई भी डाल सकता है। तो एक एक ड्रॉप जो है वो आपको डालना है यहाँ पे, जो सीधा हमारे हाइपोथैलेमस को इसको एचपी एक्सिस को बैलेंस करता है बेसिकली, है ना, और हमारे ब्रेन की जो वायु है, प्राणवात जिसको हम बोलते हैं ना, प्राणवात को वो कंट्रोल करता है, और रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और आपकी स्लीप को भी वो इंप्रूव करेगा। ओके। ऑयल पुलिंग, सुबह उठ के 1 चम्मच तेल लिया अपने मुंह में और उसको घुमाना है ऐसे 5 से 10 मिनट तक, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, और फिर उसको स्पिट कर देना है। देखिए टंग जो है वो न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है। टंग हमारा जुड़ा हुआ होता है ब्रेन स्टेम से, और ब्रेन स्टेम जुड़ा हुआ होता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और मैंने बताया बोन मैरो का जो मेन स्थान है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर आपको वात को वहां से निकालना है बोन मैरो टिश्यू से, तो आपको अपने टंग पे ऑयल को कुछ समय तक रखना पड़ेगा। और टंग क्या करता है, ऑयल की प्रॉपर्टीज, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, वो लेके सीधा का सीधा बोन मैरो को नरिश करता है और बोन मैरो से वायु को एलिमिनेट करा देता है, और इसकी वजह से आप साइकेट्रिक इश्यूज से बच जाते हैं। इसकी वजह से आप किसी भी ऐसी बीमारी जो कि ऑटो इम्यून हो सकती है उससे आप अपने आप को बचा लेते हैं। किसी भी नर्वस सिस्टम की जो वीकनिंग होती है, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे आप अपने आप को बचा लेते हैं। तो ऑयल पुलिंग सिर्फ एक ओरल हाइजीन नहीं है, ऑयल पुलिंग एक बचाव का तरीका है, भयंकर बीमारियों से अपने आप को बचाने का एक तरीका है बेसिकली, जिसको आपको करना ही करना चाहिए। लाइक यू ब्रश योर टीथ, यू हैव टू डू ऑयल पुलिंग इन द मॉर्निंग। उसके बाद है ईयर का मसाज। देखिए ये ईयर आप देखेंगे तो ये ना, आप देखें जो फीमेल का वोम होता है जब बच्चा होता है उसमें, तो ऐसे ही होता है। ये बच्चे का सिर है, ये देखो, ये ऐसे है, ये पूरा बेबी है, तो ये पूरा बॉडी है। जब हम ईयर के पूरे इसको ऐसे मसाज करते हैं तो हम पूरी बॉडी को हम वो कर रहे होते हैं, मसाज कर रहे होते हैं। ईयर लोब्स का मसाज करना बहुत जरूरी है, हो गया। फिर आ गया नाभि। नाभि वो पॉइंट है हमारे शरीर का, जब हम गर्भ में होते हैं तो हम सारा न्यूट्रिशन जो है वो नाभि के द्वारा ही लेते हैं। नाभि से सारी 72,000 नाड़ियां हमारी जुड़ी हुई होती हैं। सो 3 ड्रॉप नाभि के अंदर आप डालें तेल की। वही जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो कैस्टर ऑयल डाल लें। तेल का जिनको गैस ज्यादा बन रही है तो वो क्या करें, सरसों के तेल में थोड़ा हींग को गर्म करें, मतलब 5 ग्राम हींग लिया, 200 ml सरसों का तेल लिया, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे उसको 15-20 मिनट गर्म किया, फिर छान के उसको भर के रख लिया और 3 ड्रॉप उसकी डाल दे दिया आपको। और अदरवाइज आप नॉर्मल तेल का तेल भी डाल सकते हैं अगर आपको सब नॉर्मल है, सिर्फ ड्राइनेस अगर बॉडी में ज्यादा है तो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने मन में आप सोचिएगा कि आज से 20-30 साल पहले जब आपके गाँव आप जाते थे तो आपके जो फादर हैं आपके ग्रैंडफादर के पैरों को दबाते थे, ठीक है, आपने तो शायद नहीं दबाए होंगे, ठीक है, अभी वो ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो गया, बट पुराने जमाने में घर के अंदर घर के छोटे सोने से पहले बड़ों के पैर दबाते थे। क्या लॉजिक है उसके पीछे साइंटिफिक? वो इसलिए दबाते थे क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारी जो काफ मसल्स में ना एक पंप होता है, हमारे पैरों में ना लार्जेस्ट वेन्स है, लार्जेस्ट वेन्स पैरों में होती है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे से ऊपर पंप अप होना होता है हार्ट में, ताकि हार्ट उस ब्लड को लंग्स को दे सके और लंग्स उसमें ऑक्सीजन भर सके, और फिर वापस वो हार्ट के पास जाएगा, फिर पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे ये पंप कमजोर होता है, तो गंदा खून नीचे ही रुकना शुरू हो जाता है बेसिकली। तो वो दबा के हम क्या करते थे, उस पंप को स्टिमुलेट करते थे ताकि जो वो सर्कुलेशन है नीचे से ऊपर का वो बना रहे बेसिकली, और पैरों में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा ना हो, राइट, और वीनस जो प्रेशर है वो बरकरार रहे। अब इससे क्या फायदा है, अगर वो खून नीचे जमेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ना गाढ़ा होता है, वो कोगुलेट कर जाता है, वो क्लॉट बन जाता है। वो क्लॉट अगर सिस्टम में गया, हार्ट में अटका हार्ट स्ट्रोक, और ब्रेन में अटका ब्रेन स्ट्रोक। सो काफ मसल की मसाज करके डेली आप अपने आप को क्लॉटिंग से बचा रहे हैं, आप अपने सारे ब्लड को शुद्ध कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, अपने आप को हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक से आप बचा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फिर आपके हैंड पाम्स और फीट पाम्स, जहां पे सारी हमारी नर्व एंडिंग्स है बेसिकली। तो ये अगर आपने कर लिया अपनी लाइफ में, इसको अपने नियम बना लिया, नॉस्ट्रल लुब्रिकेशन, और ये हद मार के ना मान के चलिए कि 5 से 10 मिनट का काम भी नहीं है अगर आप देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑयल पुलिंग जो है वो सुबह करनी है, और रात को भी कर सकते हैं वैसे, बट सुबह इसका बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, कानों की मसाज, नाक में तेल डालना, नाभि में तेल डालना रात को करना है, और ये वाला काफ मसल और फीट सोल जो है रात को करना है ना। तो मैंने जितने भी पॉडकास्ट आज तक दिए हैं, मैं ये एडवाइस सबको देता हूँ, और उसके बाद मैं बोलता हूँ लोगों से कि आप मेरे को ना डीएम करिए 1 महीना ये करने के बाद, और अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या लगा, और कुछ चेंज मत करिए, सिर्फ ये करिए, राइट। बेसिक्स का ध्यान दे लीजिए, सांस लेना, टाइम पे खाना खाना, पानी पीना, और 2 मिनट डिले इन नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, अब माइंडफुल रहना पूरे दिन ताकि आपको विचार आपके अच्छे रहे, और एक ये जो मैंने अभी बताया आपको वाइटल बॉडी पार्ट्स को ऑयलिंग करना।
इसके बाद मेरे को बताइएगा, कोई भी बीमारी अगर आपके अंदर है, 1 महीना आपने कुछ ना करके सिर्फ ये करा है, तो उस बीमारी में कितना अंतर आया आपको, आप डीएम करिए मेरे को, ठीक है। बहुत लोग मेरे को डीएम करते हैं ये सब प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये मैंने आपको पूरा पॉडकास्ट खत्म होने से पहले पूरा एक मंत्र बता दिया है कि अच्छी लाइफ को आप कैसे सस्टेन कर सकते हैं और कैसे उसको आप मेंटेन कर सकते हैं और कैसे अपने आप को आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके की बीमारी से। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।